नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभ्यास मंत्र 36 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के हमारी इस क्लास में हम अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत देखने वाले हैं, जो कि कूट लेविन ने दिया था। और यहाँ से दोस्तों आजकल बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टेट में हम देख रहे हैं, इसलिए हम आज के सिद्धांत को काफ़ी डिटेल में और डीपली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दोस्तों ये 1917 में कूट लेविन ने दिया था। इनके सिद्धांत के हम यदि उपनाम की बात कर लें, तो अभी आप केवल इनके उपनाम को देखिए, है ना? क्योंकि हम अगले स्लाइड में इनके सिद्धांत को काफ़ी बारीकी से समझेंगे, जिससे कि आपको अन्य नाम जो है, अपने आप याद हो जाएँगे। तो केवल अभी हम नाम को देखते चलते हैं, फिर हम वापस आएँगे इस सिद्धांत को समझने के बाद, तब आप देखिएगा, आपको ये पूरा याद हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, थ्री फेज थ्योरी, प्रादेशिक अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है कि सिद्धांत किसने दिए इस उपनाम से। वेक्टर मनोविज्ञान यानी कि सदिश मनोविज्ञान, ठीक है। देखिए, इनका सिद्धांत कहता क्या था? तो ये कहते हैं कि प्राणी का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र या वातावरण में उपस्थित होते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए, ये कहते थे, इनका जो सूत्र है आगे हम देखने वाले भी हैं, बिहेवियर जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, वो कहते हैं कि फंक्शन तभी होगा, वो वैसा ही फंक्शन करेगा उसका व्यवहार, जैसा कि वो इंसान का पर्सनैलिटी होगा, जैसा उसका पर्सनैलिटी होगा, प्लस उसका जो एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पे प्लस नहीं दोस्तों, मतलब मल्टीप्लाई, एनवायरनमेंट गुणनफल, जैसा उसका एनवायरनमेंट और इसकी पर्सनैलिटी। मान लीजिए ये व्यक्ति जो है काफी शांत स्वभाव का है, ठीक है, या शांत से भी अच्छा हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल हमारे देश में जो चल रहा है, हम उसी के ऊपर उदाहरण देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम है ए। जो ए व्यक्ति है, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ईमानदार है, ऑनेस्ट है काफी, ठीक है। लेकिन इसका जो एनवायरनमेंट है, वो देखता है कि उसको हर अपने काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए उसको घूस देना पड़ता है, उसको पैसा देना पड़ता है। यानी कि पूरा भ्रष्ट है उसका पर्यावरण। तो आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है भले शुरू में था ईमानदार, लेकिन अपने इस वातावरण की वजह से उसमें भी अब भ्रष्टाचार करने की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिली, यानी वो भी थोड़ा-थोड़ा भ्रष्टाचारी हो ही जाएगा। तो ये उसका व्यवहार हो गया भ्रष्टाचारी का। लेकिन वो व्यक्ति हुआ कैसे? तो उसका जो पर्सनैलिटी था ईमानदारी वाला, है ना? उसपे जो उसका पर्यावरण था, उसने उसको बदल दिया, ठीक है? तो इनके सिद्धांत में जो पर्यावरण है, उसको ये महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है? देखिए, कूट लेविन ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहा है, ठीक है? अपने मनोवैज्ञानिक विचारों से ही व्यक्ति व्यक्ति क्या करता है? अपने समस्याओं का निदान, यानी कि उनका समाधान करता है। अब देखिए, ये जो स्लाइड है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपने इस स्लाइड को पूरे अच्छे से आप समझ गए, तो आप इनके पूरे सिद्धांत को समझ जाएँगे, ठीक है? चलिए, तो बिना देरी करते हुए हम इसको समझते हैं और एक उदाहरण लेते हैं हम, जो कि काफ़ी रिलेटेबल रहेगा। आप देख पा रहे होंगे, ये एक व्यक्ति का जो है मनोवैज्ञानिक वातावरण है। आप देख पा रहे होंगे, ये व्यक्ति क्या है? एक मनोवैज्ञानिक वातावरण है। यहाँ पे एक पर्सन है, मान लीजिए इस पर्सन का नाम हम रखते हैं कन्हैया, ठीक है? एक कन्हैया लड़का है, जिसका गोल है, इसका लक्ष्य है, क्या है कि भाई उसको टीचर बनना है, ठीक है? कन्हैया को टीचर बनना है, ये उसका गोल है। अब ये गोल उसको क्या करेगा अपनी साइड? आकर्षित करेगा। आप देख पा रहे होंगे, इसको हम वेक्टर ही बोलते हैं, है ना? इसलिए वेक्टर सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए, जो वेक्टर यानी जो सदिश राशि है, ये जो गोल है उसको अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित करेगा, ठीक है। अब उससे मेन बात आता है ड्राइविंग फोर्स, यानी कि चालक बल, जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो उसके चालक बल में क्या-क्या आ जाएगा? तो भाई उसका शिक्षक बनने की जो इच्छा है, उसके परिवार का सहयोग है, रोज़ वो 6-6 घंटा पढ़ाई करता है, उसके पास अच्छे नोट्स हैं, अच्छे बुक्स का कलेक्शन है, वो कोचिंग जाता होगा, यूट्यूब से पढ़ता होगा, है ना? उसमें उसका जो आत्मविश्वास है, ये सारे के सारे उस कन्हैया जो बालक है उसका क्या है? वो ड्राइविंग फोर्स है, उसका वो चालक बल है। ठीक है? अब देखिए, अब बीच में आएगी बाधा। आप देख पा रहे हैं ये बाधाएँ क्या करती है भई? तो ये बाधाएँ जो हैं लक्ष्य तक पहुँचने में हमें रोक लगाती हैं। तो बाधा क्या-क्या हो सकती है? तो भई बाधाओं में जैसे मान लीजिए कठिन प्रतियोगी परीक्षा हो रही हैं आजकल, है ना? हो सकता है कन्हैया के पास आर्थिक समस्या हो सकता है पारिवारिक समस्या कुछ हो, समय की कमी हो उसके पास, बहुत सारे काम हो तो समय की कमी हो जिससे
पर्याप्त समय ना मिल पा रहा हो, है ना? उसे बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता हो कि अरे यार! अब तो पेपर में मात्र 2 महीने बचे हैं, अब हम कैसे मैं इसको पूरा करूँ अपने सिलेबस को? तो ये जो तनाव है, ये इसके कन्हैया और इसके गोल के बीच में आप देख पा रहे होंगे एक दीवार के रूप में बीच में क्या है? खड़ी है, ठीक है? अब आखिरी है दोस्तों इस सिद्धांत में रिस्ट्रेनिंग फोर्स यानी कि बाधक बल। यहाँ पे आप देख पा रहे थे चालक बल जो कि उसके लक्ष्य के प्रति ताकत लगा रहा था कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और यहाँ पे आता है बाधक बल जो व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है यानी कि इंसान को पीछे धकेलता है उसके लक्ष्य से। तो देखिए अब इसके बाधक बल में क्या-क्या आ सकता है? मान लीजिए कन्हैया आलसी हो, ठीक है? उसे घूमना बहुत पसंद हो तो वो पढ़ाई में जल्दी बोर हो जाता हो, घूमने निकल जाता हो या फिर हो सकता है कि उसके दोस्त, यार, मित्र का शादी है ना? भई हो सकता है कन्हैया की बहुत उम्र हो गया हो ना, उसका कुछ भी उम्र हो सकता है, मान लीजिए 32 साल का हो, ठीक है? तो उसके दोस्तों का शादी हो रहा है, तो दोस्तों के शादी का जो कार्ड है उसको बाँटने के लिए उनके साथ घूमने लग जाता हो, है ना? या फिर मोबाइल चलाने लगता हो या फिर दोस्तों के साथ घूम के समय बर्बाद कर रहा हो या फिर उसकी नकारात्मक सोच कि भई इतने कम समय में मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। ये सब चीज़ें क्या हैं? वो रिस्ट्रेनिंग फ़ोर्स हैं, जो कि कन्हैया को, उस बच्चे को उसके लक्ष्य से पीछे धकेल रही हैं। और स्टार्टिंग में हमने देखा था ड्राइविंग फ़ोर्स यानी कि उसका चालक बल, उसका नीड, जो उसको उसके गोल की ओर क्या कर रहा था? प्रेरित कर रहा था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है आप ये जो एरिया है पूरा, है ना? ये क्या है? तो ये कन्हैया का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण है। उसमें कौन-कौन आएँगे? तो परिवार का माहौल कैसा है उसका, ठीक है? उसके मित्र कैसे हैं? उसके शिक्षक कैसे हैं? उसके आस-पास का समाज कैसा है? मोहल्ला कैसा है? उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है? ये सब क्या है? उसका ये मनोवैज्ञानिक वातावरण है, उसका जो सोच है, इन्हीं सब चीज़ों से ही मतलब प्रेरित होगा। मान लीजिए अगर उसके परिवार में उसको सपोर्ट ना मिले, ठीक है? तो वो क्या इतने उम्र तक वेट कर पाएगा सरकारी नौकरी का? नहीं कर पाएगा। तो ये उसके जो है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। जो भी उसके आस-पास जो भी लोग सम्मिलित हैं, उसके दोस्त, यार, शिक्षक, समाज, परिवार ये उसके साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है और जिस शक्तियों से, जिस व्यक्तियों की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से वो अपने गोल के प्रति नज़दीक जा रहा है, वो उसका चालक बल हो जाएगा, आत्मविश्वास, परिवार, शिक्षक, है ना? और बाधक बल में वही उसका नकारात्मक सोच, उसका आलसीपना, उसका कम पढ़ना, ज़्यादा घूमना, है ना? ये उसके बाधक बल हो जाएँगे। अब देखिए, अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ड्राइविंग फ़ोर्स क्या है और रिस्ट्रेनिंग फ़ोर्स क्या है और गोल क्या है। ये इनके सिद्धांत में इन्होंने ऐसे ही समझाया है और बैरियर्स क्या हैं, आप ये भी समझ गए कि बैरियर्स क्या है, तो भई जो एक व्यक्ति को जो उसके निर्धारित जो लक्ष्य रहता है, वहाँ तक उसे पहुँचने में क्या करते हैं, रोकते हैं। ये उसकी बाधाएँ आती हैं, ठीक है? अब इसका पहले सार समझते हैं, फिर इसके बाद हम बाकी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, यदि व्यक्ति में ड्राइविंग फ़ोर्स यदि प्लस में रहता है, यानी कि अगर ये भारी पड़ता है रिस्ट्रेनिंग फ़ोर्स पे, तो व्यक्ति का गोल जो है प्राप्त हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति यदि व्यक्ति का ड्राइविंग फ़ोर्स यदि जीत जाए, रिस्ट्रेनिंग फ़ोर्स यदि हार जाए, तो व्यक्ति जो है गोल को अचीव कर ले गोल को प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि रिस्ट्रेनिंग फ़ोर्स यानी कि बाधक बल उसका जो है मजबूत पड़ जाए और जो चालक बल यानी कि जो ड्राइविंग फ़ोर्स यदि वो कमज़ोर हो जाएगा, तो व्यक्ति को गोल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? यहाँ तक आप अभी समझे इतने चीज़ों को। अब देखिए, इसमें हम देखने वाली बात है, एक है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्षण, ठीक है? कर्षण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। तो देखिए, जो सकारात्मक कर्षण होते हैं, सकारात्मक कर्षण व्यक्ति को उसके जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उसके प्रति वो उसका सहयोग करते हैं, यानी कि उधर उसको और आकर्षित करते हैं, व्यक्ति इस तरफ आता है। जैसे कि मान लीजिए एक जो कन्हैया जो हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, तो इसमें जो कन्हैया है, उसका कर्षण जो सकारात्मक है, वो ये हो सकता है कि वो शिक्षक बनने का सपना है, तो समाज में जो है उसका काफ़ी मान-प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, है ना? उसका जो लोग मतलब जो उससे दूर भाग रहे हैं, उससे और नज़दीक आ जाएँगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उसका सकारात्मक कर्षण हो जाएगा, ठीक है? और नकारात्मक कर्षण में हम देखें कि अब उसको इससे ना उबाऊपन लगे कि अरे यार! टीचर भर्ती में ही कि मतलब मैं एक टीचर ही क्यों बनूँ? इनका तो सैलरी भी कम रहता है, इनको तो बहुत सारा आजकल काम भी सरकार देने लगी है कि आप जनगणना काम भी कर लो, ये काम भी कर लो, है ना? यानी कि वो अपने गोल से क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। एक कर्षण का भी मैंने ज़िक्र कर दिया जो कि बार-बार पूछा जाता है इनके सिद्धांत से, ठीक है? अभी तक आपने क्या समझा? ड्राइविंग फ़ोर्स क्या होता है? रिस्ट्रेनिंग फ़ोर्स क्या होता है?
कर्षण शक्ति यानी कि सकारात्मक कर्षण क्या होता है और नकारात्मक कर्षण यानी कि विकर्षण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, और ये भी समझ गए कि एक व्यक्ति के साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या-क्या आता है। अब अगला है दोस्तों लाइफ स्पेस। यहाँ से तो बार-बार क्वेश्चन आया है। अब लाइफ स्पेस क्या है? तो एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, ठीक है? वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, यानी कि टीचर बनना चाह रहा है वो। तो वो जो किताबें पढ़ रहा है, जिन नोट्स में पढ़ रहा है, ज जो उसके जीवन से तत्कालिक रूप में जुड़ी हुई हैं, वही उसका जीवन क्षेत्र है। जैसे वो कोचिंग जाता हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर वो कॉलेज जाता है तो कॉलेज, जिस रूम में पढ़ता हो वो तो रूम, जिस घर में रहता हो वो घर, जिन किताबों से पढ़ता हो, जिस टेबल कुर्सी पे वो बैठ के पढ़ता हो, यही सब उसका क्या है, लाइफ स्पेस है। बाहर का कुछ भी नहीं, ठीक है? अब देखिए, बाह्य क्षेत्र वो होता है दोस्तों जो उसके लाइफ स्पेस से बाहर रहता है। जैसे कि मान लीजिए अब वो शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है और वहीं पे कुछ महीने बाद हम देखते हैं पटवारी भर्ती आ जाए, ठीक है? या फिर कोई और भर्ती आ जाए, तो ये उसके लिए आउटर स्पेस है, बाह्य क्षेत्र है ना? अब हम एक और इसमें आता है बाहरी सीमा, फॉरेन हल। अब देखिए फॉरेन हल किसको कहते हैं उसको समझिए। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं सीडीपी, ठीक है? लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, यानी तमाम प्रकार के इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन अभी आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो क्या आप हिंदी के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप इंग्लिश की किताबों को खोल के बैठे हैं? क्या आप मैथ्स के नोट्स को देख रहे हैं? नहीं, अभी आप केवल सीडीपी के नोट्स को देख रहे हैं, सीडीपी किताब खुली हुई है, आप सीडीपी के वीडियो देख रहे हैं। तो ये आपका फॉरेन हल हो गया, जो हिंदी है, जो इंग्लिश है, जो मैथमेटिक्स है या फिर रीज़निंग है या फिर कंप्यूटर है, जो भी। ये सारे सब्जेक्ट्स अभी आपके बैग में हैं, आपके टेबल पे कहीं बंद पड़े हुए हैं, कहीं रखे हुए हैं, तो वो आपका हो जाएगा फॉरेन हल, ठीक है? आई थिंक दोस्तों अभी तक आप ये पूरे डायग्राम को समझ गए होंगे। अब हम इनके सूत्र पे आते हैं कि भई ये सूत्र कैसे दिया इन्होंने और क्या है इनका सूत्र। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो मैंने पिछले स्लाइड में इसको समझाया था कि व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, वो फंक्शन यानी कि वो वैसा ही होता है जैसे कि उस व्यक्ति का पर्सनैलिटी, मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा है खुद में और उसका एनवायरनमेंट कैसा है। इन जब व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका पर्यावरण जब आपस में उनका गुणनफल होता है, तो वैसा ही इस व्यक्ति का क्या होता है, व्यवहार उभर के सामने आता है। ठीक है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, व्यक्ति और वातावरण के बलों का फल क्या है, उसका व्यवहार है। ठीक है? यहाँ पे एफ का मतलब फ़ोर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम पुस्तकों में देखें, तो वहाँ पे फंक्शन देखने को हमें मिलता है। ठीक है? यहाँ पे याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, P प्लस ई इक्वल बी। ठीक है? चलिए अब आगे हम इसको और बारीकी से और गहराई से समझते हैं। हालाँकि इनका जो सिद्धांत था हमने इसी स्लाइड में ही काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, लेकिन चलिए हम इसको और गहराई से अगले स्लाइड में समझते हैं। देखिए, लेविन के अनुसार मानव का जो व्यवहार है, वातावरण का प्रतिफल है। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि जैसा वातावरण होगा वैसा ही व्यक्ति का जो व्यवहार है वो होगा। ये इनका सूत्र है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इस सिद्धांत का विकास अभिप्रेरणा तथा प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत के रूप में हुआ। इसीलिए लेविन अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा तथा प्रत्यक्षीकरण पर बल देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो गोल रखा, अगर आपको कोई मोटिवेशन, कोई अभिप्रेरणा नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ से विकर्षित हो जाएँगे, आप उसे छोड़ देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि अभिप्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण यानी कि सामने उसे प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, उसमें अभिप्रेरणा मिलना आवश्यक है। ठीक है? इनका जो पुस्तक है दोस्तों, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसी पुस्तक में उन्होंने अपने जो ये क्षेत्रीय अधिगम का जो सिद्धांत है, उसको इन्होंने लिखा है, उसमें इन्होंने प्रतिपादित किया है। जीवन के वातावरण को अधिगम का आधार माना है कि आपके जीवन में जैसे वातावरण आएँगे आप वैसा ही सीखेंगे। अगर आपके जीवन में अच्छे व्यक्ति हैं तो आपका जो स्वभाव है काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में धोखेबाज, कुटिल, हरामखोर लोग अगर रहते हैं तो आपका स्वभाव भी वैसा हो सकता है भई। क्योंकि आपको अगर कोई बार-बार धोखा देगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप तो ईमानदारी करेंगे नहीं, आप भी वो चीज़ सीख ही जाएँगे। तो जैसा आपका वातावरण रहेगा वैसा ही आपका व्यवहार भी हो जाएगा। अगर कोई आपको धोखा ना दे, सब आपके साथ ईमानदारी से अच्छे से रहें, तो आप भी निसंदेह आप भी वैसा ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई बार-बार आपको किसी चीज़ के लिए चिढ़ाए या कोई बार-बार आपको कोई चीट करे, तो आप भी अंततः वैसे हो जाएँगे। इसीलिए लेविन ने वातावरण को ही जीवन देश की संज्ञा दी, यानी कि जैसा आपका वातावरण रहेगा, वैसा ही आपका जीवन भी हो जाएगा। इस सिद्धांत को टोपोलॉजिकल
या वेक्टर साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये उपनाम है, इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने फर्स्ट स्लाइड में शायद नोट किया था, मुझे ध्यान नहीं है। कुटलेविन ने इच्छा के स्तर, लक्ष्य आकर्षण, पुरस्कार, दंड तथा स्मृति की गतिशीलता पर भी बल दिया है। सामाजिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक विकास तथा समूह गतिशीलता का प्रतिपादक कुटलेविन को कहा जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, काफी ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 बार पूछे जा चुके हैं DSSB में। जिस प्रकार गेस्टाल्टवाद, अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं आप लोग को बताना भूल गया। देखिए, गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं, हम उसमें किसका नाम देखते हैं? कोफका का नाम देखते हैं, ठीक है। कोफका, कोहलर और तीसरे जो आते हैं कुटलेविन। कुटलेविन संस्थापक का मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। संस्थापक का आप नाम जो है हमें कमेंट में करके बताइए कि गेस्टाल्टवाद के संस्थापक को हम मतलब गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन थे, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। उनका भी क्लास हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, तो आप उनका नाम कमेंट करिएगा। बाकी मैंने समर्थकों का नाम बता दिया। गेस्टाल्टवाद समर्थक में कोफका, कोहलर और कुटलेविन आते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार गेस्टाल्टवाद संपूर्ण परिदृश्य पर बल देता है, ठीक उसी प्रकार से क्षेत्र मनोविज्ञान भी प्राणी एवं वातावरण से मिलकर क्षेत्र पर बल देता है। क्षेत्र मनोविज्ञान के अनुसार प्राणी को उसके वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता। भाई, आप कैसे अलग हो सकते हैं? क्या आप अपने परिवार से अलग हो जाएंगे? क्या आप अपने समाज से अलग हो जाएंगे? आप नहीं हो सकते ना। आप जंगल में थोड़ी रहेंगे, आप हिमालय में जाकर थोड़ी बस जाएंगे, आप व्यक्तियों के पास में ही तो रहेंगे ना। तो जिन व्यक्तियों के पास आप रहेंगे वो आपका वातावरण हो जाएगा। इसलिए एक प्राणी को उसके वातावरण से अलग हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और मैंने उदाहरण डाले हुए हैं, अगर वहां पे अगर किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। देखिए, मनुष्य के व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वह खुद कैसा है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, और उसे कैसा माहौल मिला है। व्यवहार इन दोनों की अंतः क्रिया का ही नतीजा है। जैसे कि मान लीजिए, एक प्रतिभाशाली छात्र है, जो उसका पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, उसका खुद का, लेकिन यदि उसके घर का जो माहौल है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, हमेशा अगर झगड़ालू रहता है, कलेश बना रहता है, तो उसका जो पढ़ाई में प्रदर्शन, यानी कि जो उसका बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो अंततः आप क्या देखेंगे कि खराब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक औसत दिमाग का छात्र है, यानी कि एवरेज IQ कोई बालक है, जो कि उसका व्यक्तित्व है स्वयं का, लेकिन उसे उसके विद्यालय में बहुत अच्छा और मोटिवेट करने वाला माहौल मिलता है, यानी कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा उसे मिलता है। तो आप देखेंगे कि वो कुछ समय बाद वह परीक्षा में बहुत शानदार प्रदर्शन, यानी कि उसका जो बिहेवियर, यानी कि जो व्यवहार है, वो आने लगता है, वो करने लगता है, ठीक है। अब हम इनके सिद्धांत में जो जुड़े हुए हमने चीजों को, हालांकि मैंने डील किया, लेकिन उसको और गहराई से हम इसको इन स्लाइड्स में समझने वाले हैं, जिसमें हम क्षेत्र, जीवन विस्तार, व्यक्ति यानी कि मानव, पर्यावरण और योग्यताएं, विदेशी झाल, आवरण यानी फॉरेन हल, तलरूप यानी टोपोलॉजी, सदिश, कर्षण शक्ति, अवरोध और द्वंद्व, इनको समझने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इन 3 लाइनों को देख लेते हैं कि प्राणी और उसकी अधिगम प्रक्रिया जो है निरपेक्ष या यांत्रिक नहीं होती। मतलब व्यक्ति जो है, जो भी सीखेगा, वो निरपेक्ष रूप से थोड़ी सीखेगा भाई, वो तो सापेक्षिक सीखेगा ना, जैसा उसके साथ होगा वैसा वो सीखेगा। कोई मशीन तो है नहीं, कोई यांत्रिक तो है नहीं वो, है ना। इसमें गणित व विज्ञान से संबंधित संप्रत्यों का प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे हैं, गुणनफल है ना, एडिशन है, उनका जो सूत्र है B इक्वल F, है ना, P मल्टीप्लाई E। तो यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं, गणित का प्रयोग किया जा रहा है, वही कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बात किया गया है। व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने एवं प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं दोस्तों, क्षेत्र यानी कि फील्ड। यह मनुष्य का अपना एक मनोवैज्ञानिक संसार है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जिसे व्यक्ति किसी खास समय पर महसूस करता है, सोचता है, या जहां वो मानसिक रूप से मौजूद होता है, यह उसका क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं अभी ये वीडियो, तो आपका जो मोबाइल है, जो आपका हेडफोन है, जो आपके हाथ में अगर पेन या कॉपी आप लेके बैठे होंगे, तो ये आपका अभी ये क्षेत्र है। जैसे कि एक छात्र है, परीक्षा हॉल में बैठा है, तो उस समय उसका जो क्षेत्र है केवल उसका प्रश्न पत्र, उसकी घड़ी,
उसका डर और पास होने की इच्छा है। ठीक है? बाहर की दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं होता कि बाहर कमरे के बाहर कौन कितने बच्चे बैठे हैं या कौन कहाँ से जा रहा है, उससे उसे कुछ लेना-देना नहीं होता। आपको भी कुछ लेना-देना नहीं होता जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए रहते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं, तो उस समय आपका पेन, आपका ओएमआर शीट, आपका क्वेश्चन पेपर, आपका जो बेंच, यही आपका क्या रहता है? क्षेत्र रहता है, आपका फील्ड रहता है। जीवन विस्तार, अब लाइफ स्पेस क्या है? तो देखिए वह पूरा वातावरण जिसमें आपके मानसिक और भौतिक दोनों चीज़ें शामिल हो जाएँगी, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को सीधे प्रभावित करते हैं। इसमें व्यक्ति की खुद की सोच और उसका माहौल दोनों शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक किशोर है जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो उसके जीवन विस्तार में उस क्या-क्या होंगी? उसकी किताबें, उसके कोचिंग, उसके शिक्षक, माता-पिता की उम्मीदें, उसके माता-पिता, है ना? और उसका खुद का जो इंजीनियर भई आईआईटी की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइप कर दिया मैंने। उसका इंजीनियर बनने का सपना शामिल है। क्यों? क्योंकि वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है ना भाई, तो उसका लाइफ स्पेस यही होगा। उसके लाइफ स्पेस में क्लब, पब-सब, घूमना, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये सब नहीं होगा क्योंकि अगर ये सब करेगा वो, तो आईआईटी 7 जन्म में भी क्रैक नहीं कर पाएगा वो। ठीक है? अगला उदाहरण देखते हैं। एक छात्र जो विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता है, तो उसके जीवन विस्तार में क्या-क्या आ जाएँगे भई? तो उसका खेल, उसके साथी, है ना? साथी खिलाड़ी जो है वो, कोच का बर्ताव और उसका जो फ़िटनेस है, उसके पैड, उसके हेलमेट, उसका बैट, बॉल, स्टंप, ये सब उसका क्या हो जाएगा? उसका जीवन विस्तार। देखिए, अभी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपका लाइफ़ स्पेस क्या है? अभी आपका लाइफ़ स्पेस क्या घूमना है? आप कहीं टूर पे जा रहे हैं? कि आप बहुत ज़्यादा कहीं कहीं हॉलिडे मनाने जा रहे हैं? नहीं ना भई, अभी आप कर रहे होंगे आप क्या कर रहे होंगे? आप लाइब्रेरी जा रहे होंगे या घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, किताब से पढ़ रहे होंगे, फिर पुराने नोट्स से तैयारी कर रहे होंगे, पीवाईक्यू से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग गूगल वगैरह से भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो जिन-जिन चीज़ों से अभी आप तैयारी कर रहे हैं, यानी जिन चीज़ों में अभी आप व्यस्त हैं, पूरा अपना फ़ोकस लगा रहे हैं, जहाँ आप बैठे हुए हैं, है ना? पूरा आपका दिन गुज़र रहा है, रात गुज़र रहे हैं, पूरा, वही आपका लाइफ़ स्पेस है। ठीक है? अब अगला दोस्तों व्यक्ति यानी कि मानो यानी कि आप जैसे कि मतलब लेविन के अनुसार व्यक्ति अपनी योग्यताओं और इच्छाओं का पुंज है यानी कि गुच्छा है उसके पास। अब आप हम सभी की भाई इच्छाएं बहुत सारे रहते हैं तो उसकी कुछ अंदरूनी जरूरतें भी होती हैं जिन्हें वह पूरा करने के लिए क्या करता है लगातार काम या व्यवहार करता है। भाई अब हमारी इच्छा है कि हम एक सरकारी शिक्षक बन जाए, लोग हमें समाज में अ, एक शिक्षक के रूप में देखें, है ना? तो ये सब क्या है? मतलब हमारी ये भी है कि हम अब भाई एक शिक्षक का टाइमिंग क्या रहता है? एक टाइम शिक्षक का टाइमिंग रहता है सुबह के रुक एक मिनट कलर बदलना पड़ेगा। सुबह के 9 बजे से मान लीजिए 5 बजे तक, ठीक है? वो विद्यालय में जाता है। उसके बाद जब घर आता है, तो अपने घर वालों के साथ समय बिताना, उसकी और इच्छाएँ हो सकती हैं कि जो हॉलिडे के जो समर वेकेशंस होते हैं, जो विंटर वेकेशंस होते हैं, है ना? ये सब क्या है उसके? तो ये सब उस व्यक्ति के अंदरूनी चाह है, नीड है और इन क्योंकि ऐसा जॉब वो करना चाहता है कि जिसमें वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा वो रह सके, है ना? तो इन सब चीज़ों की वजह से वो क्या कर रहा है? शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे कि एक छात्र के अंदर तारीफ़ पाने की तीव्र इच्छा है, यानी कि उसका वो नीड है। तो इसे पूरा करने के लिए वह क्लास में सबसे कठिन सवालों के जवाब देने का भी प्रयास करता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखते हैं पर्यावरण और योग्यताएँ। तो देखिए, पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे बाहर है और हमें प्रभावित करता है। यानी कि जैसा आपका पर्यावरण होगा, यानी कि मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके साइड में ही आप जहाँ बैठे हो, वहीं से कोई धुमाल बहुत ज़्यादा आवाज़ में बजने लगे। तो क्या आपका ध्यान इसमें रहेगा? क्या आप उतना ही समझ पाएँगे जितना अभी आप समझ पा रहे हैं इस वीडियो को? नहीं समझ पाएँगे। यानी कि अभी आस-पास के आपका जो भी वातावरण रहेगा, आप वहाँ पे प्रभावित हो जाएँगे। ये तो हो गया पर्यावरण, लेकिन योग्यता ये होगी दोस्तों कि आप अपने कहीं ऐसी जगह पे चले जाइए, जहाँ पे दरवाज़ा खिड़की बंद कर दें, तो आवाज़ आना कम हो जाए या बंद हो जाए। तो अब आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ पाएँगे, तो ये आपकी योग्यता होगी कि भई आपने पर्यावरण से कैसे खुद को तालमेल बैठाया, कैसे उससे आप बाहर निकले। तो इस पर्यावरण को समझने की दिमाग की जो शक्ति होती है, जो ज्ञानात्मक है, इसमें बदलाव करने की कला कार्यात्मक ही हमारी क्या है? योग्यता है। जैसे कि
आपकी क्लास का माहौल यानी जो पर्यावरण है बहुत शोर शराबे वाला है, बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं। अब एक समझदार छात्र क्या करता है कि इस शोर को भांप कर जो अपना ज्ञानात्मक योग्यता लगाता है, वो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने का फैसला करता है। तो एक कार्यात्मक योग्यताएं क्या है, उसकी योग्यताएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला दोस्तों देखिए, विदेशी झाल यानी कि आवरण, फॉरेन हल। देखिए दुनिया की वे सभी चीजें जो मौजूद तो हैं, लेकिन इस समय व्यक्ति के दिमाग या व्यवहार पर कोई भी असर नहीं डाल रही हैं। यानी कि सारे क्या है, अमनोवैज्ञानिक तत्व हैं। जैसे कि एक छात्र कमरे में ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहा है, कमरे के बाहर उसके सड़क पर कौन सी गाड़ी गुजरी, या पड़ोस के घर में क्या पका, या शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, यह सब उसके लिए क्या है, एक विदेशी झाल है, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगला दोस्तों, तल रूप टोपोलॉजी। देखिए यह व्यक्ति के मानसिक नक्शे को दिखाता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति इस समय अपने लक्ष्य के कितने पास है और उसके रास्ते में कितनी बाधाएं हैं। ठीक है, जैसे कि एक छात्र को पता है कि बोर्ड परीक्षा यानी जो उसका लक्ष्य है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग सामने लक्ष्य है 2 महीने में वर्ग 3 की भर्ती को क्रैक करना। ठीक है, 2 महीने आप लोग के पास बचे हैं, और इसी बीच में आप एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कहीं का कोई पेड कोर्स खरीद लेते हैं, या फिर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ एमसीक्यूज देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इससे आप अपनी दूरी, जो आपको जॉब पर दूरी है यानी कि बाधा को देखकर मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। क्या आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, या फिर आप कितना नहीं समझे हैं, कहाँ कहाँ आपको परेशानी आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, समझ जाएँगे, ठीक है? और फिर उस हिसाब से आप अपने पढ़ाई का जो टाइम टेबल है कि मुझे किस विषय को कितना समय देना है, कितनी देर पढ़ना है, आप इसको डिसाइड करेंगे। तो यही तल रूप है, ठीक है? जैसे कि एक धावक ट्रैक पर दौड़ रहा है, वह फिनिशिंग लाइन यानी जो उसका उद्देश्य है और अपने आगे दौड़ रहे प्रतिस्पर्धियों यानी बाधाओं को देखकर ये तय करता है कि उसे अपनी गति कब बढ़ानी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर यानी कि सदिश। देखिए यह एक मानसिक या मनोवैज्ञानिक बल यानी कि फोर्स है जो व्यक्ति को एक निश्चित दिशा या लक्ष्य की तरफ धकेलता है। यह एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। जैसे कि माता पिता द्वारा मिलने वाला रिवॉर्ड यानी कि प्रोत्साहन, कि भाई मान लीजिए कोई बच्चा यदि 100 नंबर में से अगर 75 नंबर भी ला रहा है, तो उसके माता पिता उसको क्या करें, मोटिवेट करेंगे, अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया किया तुमने। जो तो इससे क्या होगा, तो छात्र को रात-रात भर जागकर अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करेगा, वो उनको मोटिवेशन और प्रोत्साहन उसे और आगे बढ़ाएगा कि भाई मैं और पढ़ता हूँ, मेरा 75 से जब 80 आएगा या 85 आएगा, तो मेरे माता-पिता और मुझ पे गर्व करेंगे और खुश हो जाएँगे, ठीक है? अगला उदाहरण देख लीजिए। समाज में सम्मान पाने की इच्छा एक ऐसा सदिश बल है जो किसी युवा को सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कर्षण शक्ति। देखिए किसी वस्तु या लक्ष्य का आकर्षण या विकर्षण, जो चीज हमें अच्छी लगती है वह हमें खींचती है, और जो बुरी लगती है वह दूर भगाती है। अब आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि सर आप डायग्राम में आपने हमें वेक्टर को बताया पॉजिटिव नेगेटिव, और कर्षण शक्ति को भी आप बता रहे हैं, तो भाई इन दोनों में अंतर क्या है, क्या दोनों एक हैं? तो नहीं, दोनों अलग अलग हैं। वेक्टर भी अलग है और ये वेलनेस यानी कि जो कर्षण शक्ति है वो भी अलग है। अब देखिए जो सदिश राशि है, कैसे समझाऊं, यहाँ पे समझा दूं क्या, चलिए यहीं पे देख लीजिए। देखिए जो सदिश राशि है ये बल को दर्शाता है, ठीक है? सदिश राशि किसको दर्शा रहा है, ये जो वेक्टर है किसको दर्शा रहा है, ये बल को दर्शा रहा है। और जबकि ये जो कर्षण शक्ति है ये आपके आकर्षण को दर्शा रहा है, आकर्षण या विकर्षण को दर्शा रहा है, आकर्षण या विकर्षण को दर्शा रहा है। जो वेक्टर है ये व्यक्ति को आगे बढ़ाता है या रोकता है, अगर पॉजिटिव होगा तो आगे बढ़ाएगा, निगेटिव होगा तो उनको पीछे धकेल देगा। ये वो बल है, ठीक है? और कर्षण शक्ति उसका गोल अच्छा है कि नहीं है, केवल ये बताता है। तो ये उसकी कर्षण शक्ति होगी, जिससे उसका इंटरेस्ट बने रहे या खत्म हो जाए, ये उसकी कर्षण शक्ति से पे डिपेंड करता है। लेकिन वो आगे बढ़ेगा कि पीछे होगा, ये उसके वेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है? आई थिंक अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए उदाहरण को देखते हैं तो यहाँ से आप समझ जा सकें। देखिए सकारात्मक कर्षण क्या होता है? जैसे कि विद्यालय पिकनिक पर जाना या दोस्तों के साथ घूमना,
छात्र को अपनी तरफ खींचता है, तो ये क्या हो गया, उसका सकारात्मक कर्षण हो गया। अब नकारात्मक कर्षण क्या है, तो गणित का जो कठिन होमवर्क या कोई शिक्षक की डांट जिससे कि छात्र बचना चाहता है यानी कि दूर भागता है, तो ये उसका हो जाएगा ये नकारात्मक कर्षण। ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं दोस्तों अवरोध। अवरोध क्या है? अवरोध तो आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है। लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली कोई भी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, है ना, आर्थिक हो, ये सारी चीजें जो है उसकी बैरियर्स हैं। ठीक है। एक छात्र है जो गरीब है, वो बहुत पढ़ना चाहता है लेकिन फीस ही नहीं है बेचारे के पास, किताब ही नहीं है उसके पास, तो उसके लक्ष्य के रास्ते में क्या है, वो अवरोध है। ठीक है। अब एक छात्र को देखिए, एक छात्र जो है स्टेज पर जाकर भाषण तो देना चाहता है, लेकिन उसका जो स्टेज फियर है यानी जो हेजिटेशन है, जो लोग देख के जो एक डर आता है, मंच का जो डर है और जो झिझक है, उसके लिए एक मानसिक अवरोध बन जाता है। ठीक है। यानी कि जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं दोस्तों, तो उस लक्ष्य के बीच में एक बैरियर हमको देखने को मिलता ही है, उसी को ही हम बैरियर या अवरोध कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, द्वंद्व क्या है? जब दो या दो से अधिक कर्षण शक्तियां, है ना, यानी कि आकर्षण या विकर्षण एक साथ दिमाग में टकराती हैं, तो असमंजस कि भई अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं की स्थिति पैदा हो जाती है, उसी को हम द्वंद्व कहते हैं। अब इसमें भी एक नियम है आकर्षण आकर्षण, जहाँ पे दो चीज है कि आपको दोनों ही अच्छी लगती है। जैसे मान लीजिए आप भरपेट खाना खा लिए, ठीक है, अब आप जाते हैं विद्यालय, तो आपका एक दोस्त जो है वो समोसा लाया है, ठीक है, कि भाई ये ले समोसा खा, और एक दूसरा दोस्त है जो लाया है कचौड़ी, ठीक है, कचौरी लाया है। अब आपको दोनों ही खाने का मन करेगा ना भाई, क्योंकि दोनों ही आपके फेवरेट हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि आप तो घर से भोजन करके आए हैं। आपके पास इतना ही अब पेट में जगह है कि या तो आप समोसा खा पाएँ, या तो आप कुछ और ही खा पाएँ। तो यहीं पे जो ये सिचुएशन है, इसी को द्वंद का सिचुएशन कहा गया है। जैसे कि एक छात्र को एक ही समय पर दोस्तों के साथ फ़िल्म देखने जाने का मौका मिल रहा है और अपनी पसंदीदा कज़िन की बर्थडे पार्टी में भी जाने का भी। यानी कि वो कज़िन, जो उसकी कज़िन है, उसके बर्थडे पार्टी में भी जाना चाह रहा है और अपने दोस्तों के साथ फ़िल्म देखने भी जाना चाह रहा है। अब वो तय नहीं कर पा रहे कि वो कहाँ जाए। यही क्या है, उसका कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है? अब विकर्षण विकर्षण, यहाँ पे हम देख रहे थे सकारात्मक सकारात्मक था, जहाँ पे वो क्या करूँ क्या नहीं करूँ की स्थिति में था। यहाँ पे आप देखेंगे विकर्षण विकर्षण, यानी कि यहाँ पे दोनों स्थितियां जो होंगी वो नकारात्मक होंगी। देखिए, चलिए उदाहरण देखते हैं। एक छात्र को या तो सुबह 4 बजे उठकर कड़कती ठंड में पढ़ना है ना, जो कि वो पढ़ना नहीं चाहता। ये क्या हो गया, पहला निगेटिव हो गया। ठीक है। या फिर परीक्षा में फेल होना पड़ेगा, जिससे कि वह डरता है, और दोनों ही स्थिति क्या है उसके लिए, अप्रिय है। यानी कि वो 4 बजे उठना भी नहीं चाहता, वो भी उसके लिए नकारात्मक है, और वो परीक्षा में फेल भी नहीं होना चाहता, वो भी उसके लिए नकारात्मक है। तो ये विकर्षण विकर्षण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम ये हमारे वीडियो आज की क्लास का ये लास्ट स्लाइड है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है। चलिए देखिए, लेविन ने अपने अधिगम सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के पुनर्संयोजन पर बल दिया, बिल्कुल दिया है। यह सिद्धांत उद्देश्यों की प्राप्ति पर विशेष बल देता है, बिल्कुल। यह सिद्धांत अवरोधों के महत्व को स्वीकार करता है कि भाई आपके इस लक्ष्य के बीच में अवरोध तो आएंगे, है ना, और उन्हें दूर कर समस्या समाधान पर भी बल देता है। यह अंतर्दृष्टि के विकास पर बल देता है, क्योंकि कूट लेविन क्या थे, गेस्टाल्टवादी थे, और गेस्टाल्टवादी में आप कोहलर को जानते ही हैं, और कोहलर से आपको याद आ जाना चाहिए इनके सिद्धांत का नाम, कमेंट करके बताइएगा। यह मनोविज्ञान के समस्त क्षेत्रों में उपयोगी है, बिल्कुल। शिक्षक को चाहिए कि वह कक्ष में उचित वातावरण बनाए रखे। भाई अच्छा वातावरण रहेगा तभी तो बच्चा सीख पाएगा। अगर वो आके सीधा मारने पीटने लगे या बच्चे को डिसिप्लिन में ना रख पाए, बहुत ज्यादा चिल्लाए, तो बच्चे उतना नहीं सीख पाएंगे। बालक स्वयं अपने उद्देश्य से अभिप्रेरित होना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक घोड़े को तालाब के पास लेके तो जा सकते हैं, लेकिन पानी उसे नहीं पिला सकते जब तक कि उस घोड़े का स्वयं मन ना हो पीने का। ठीक है। उद्देश्य धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल। बालकों को उनकी योग्यताओं और मानसिक शक्तियों के अनुसार सीखना चाहिए। अभिप्रेरणा व प्रत्यक्षीकरण पर सर्वाधिक बल दिया है, इसको हम देख चुके हैं। किसी व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवरोध यानी कि बाधा को पार करना आवश्यक है।
भाई देखिए, आपके सामने हमेशा आपके जीवन में एक नदी आएगी और इधर आपका हमेशा रहेगा लक्ष्य, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको अरे उदाहरण तो बहुत दे दिया हूँ और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं उदाहरण थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अधिगम के लिए बालकों के सामने उचित वातावरण को उपस्थित करना चाहिए। बालकों को समस्या का ज्ञान और क्रिया करने की अभिप्रेरणा देनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो मैंने तो आपसे 2 या 3 प्रश्न किए इस वीडियो में, उसका जो आंसर है आप कमेंट करके हमें बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।